आज नामा में हम इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हमारे जो 22 मुद्दे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, उसमें से एक मुद्दा यह भी है कि सांबर की झील पर राजस्थान का अधिकार फिर से हो। जो ऐतिहासिक गलती हो गई थी यहाँ के राजा महाराजाओं से, उस गलती को सुधरवाना है और सांबर झील पर राजस्थान के लोगों का फिर से अधिकार जमाना है। अब ये एक ऐसी बात है, लोगों को लगती है, जो आसपास के लोग हैं उनको ऐसी लगती है जैसे हम लोग उनको कह रहे हैं कि आपको चांद पे अधिकार दिलाएंगे, क्योंकि इतने साल गुलामी में रहने के कारण, 90 साल अंग्रेजों की गुलामी, 1960 के बाद में केंद्र सरकार की गुलामी, उसमें रहने के बाद उनके दिमाग में बैठ गया कि ये सांबर झील हमारी तो नहीं हो सकती। और बड़ा अजीब सा वाकया हो गया है कि आपके गांव का तालाब है और ये कहा जा रहा है कि आपके गांव के तालाब से गांव के लोग पानी ले नहीं सकते। बाहर की कोई कंपनी है, उस कंपनी को अधिकार है, वो उस पानी का उपयोग करेगी। बहुत इलॉजिकल बात है किसी भी स्वतंत्र देश में, किसी स्वतंत्र जगह पर ऐसी बात को स्थापित कर देना। और मुझे पूरा अंदेशा है, जो यहाँ के लोग आज सोच भी नहीं सकते, जैसे आजादी के पहले ये लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग वोट करेंगे, वोट करके हम शासक चुनेंगे, सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा मुझे आज पक्का विश्वास है, अंदेशा है कि जल्दी ही इस सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी को किसी निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाएगा और उसके बाद में अभी जो लोग सोच रहे हैं कि हम चोरी छुपे यहां से पानी निकाल रहे हैं, वो कंपनी बिल्कुल बंद कर देगी। लेकिन अभी अंदेशा नहीं है, इसलिए सब लोग मस्ती में अपना काम चल रहा है, खतरा दिखाई दे नहीं रहा आसपास में। लेकिन मुझे यह भी पता है कि जिस दिन वो निर्णय हो गया, उसके बाद यहां के लोग विरोध करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। इतना जाब्ता पक्का किया जाएगा। तो हम लोग क्यों टेंशन में? हम लोगों को क्या पड़ी है? बात यह है कि हम लोगों को क्या पड़ी है। जब यहां के लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, वो इस गुलामी में मस्त है, तो तकलीफ तो आजादी के पहले बहुत सारे लोगों को नहीं थी। हिंदुस्तान की 99% जनता अंग्रेजों की गुलामी में मस्त थी, उनको क्या तकलीफ थी? अगर उनको तकलीफ होती तो अंग्रेज कितने थे? अंग्रेज तो 5000 की संख्या में थे। 5000 अंग्रेजों को 130 करोड़ लोग, उस समय 30 करोड़ थे, कभी निकाल देते। लेकिन वो मस्त है उस गुलामी में। फिर भी किसी भगत सिंह को, किसी गांधी को, किसी सुभाष चंद्र को लगा कि नहीं, ये बात इलॉजिकल है, बात गलत है। और कभी आपने सुना इतिहास में कि भगत सिंह के साथ 1 लाख लोग खड़े थे? कभी आपने पढ़ा है? 5000 लोग खड़े थे? कभी नहीं पढ़ा। भगत सिंह और कुछ लोग, बस छोटा सा ग्रुप, 10 लोगों का पंजाब का, 10 लोगों का यूपी का, ये ग्रुप है और वो सपने ले रहे हैं कि हम लोग अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे। भगत सिंह को भी ये लगा था कि मैं फांसी चढ़ जाऊं। उनसे पूछा उन्होंने कि आप वैसे भी लिख के दो तो आजीवन कारावास में बदल सकता है। उन्होंने कहा नहीं, लिख के नहीं दूंगा, फांसी चढ़ना चाहता हूं। क्या मन में था? यही था कि मुझे फांसी चढ़ेगी तो देश के लोगों में कुछ न कुछ चिंगारी पैदा होगी और देश के युवा निकल के खड़े हो जाएंगे, हमको आजादी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि भगत सिंह को जब फांसी हुई 23 मार्च 1931 को, तो पूरे देश में कहीं आग लगी? कहीं नहीं लगी, सब लोग चुपचाप बैठे रहे। अंग्रेजों को डर था, उनको लगा कि ऐसा नहीं हो देश में विद्रोह हो जाए, इसलिए उन्होंने फांसी का टाइम चेंज कर दिया, समय चेंज कर दिया, तारीख चेंज कर दी। लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि ये जो देश है वो 1000 साल से गुलाम रहा हुआ है, इसमें इस तरह से क्रांति करना असंभव है। फिर भी लोग सोचते हैं कुछ किया जाए।
देश की आजादी के बाद अरुणा राय और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इन लोगों को किसी ऑफिस में घुसने का अधिकार होना चाहिए, कोई फाइल देखने का अधिकार होना चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए। वो यूं ही परेशान हो रहे और घूम घूम के हमको चाहिए जानने का अधिकार, हमको चाहिए जानने का अधिकार। और जनता कह रही हमें नहीं जानने का अधिकार चाहिए, हमें तो जय जयकार चाहिए। हम किसी न किसी की जय जयकार करना चाहते हैं, मस्त है, काहे को जानने का अधिकार का टेंशन देते हो? फिर भी वो कहते हैं नहीं, जानने का अधिकार चाहिए। अरुणा राय की फोटो आज हिंदुस्तान के कितने घरों में लगी है, जिनकी वजह से आज हम 10 रुपए खर्च करके किसी भी अधिकारी के पास जाके बोल सकते हैं कि मुझे आपके काम को चेक करना है, कुछ फाइलें देखनी है। कितना उनके प्रति लोग अनुग्रह से भरे हो, जबकि वो तो जिंदा हमारे बीच में। अब आप सोचिए कि उसके बावजूद भी इस तरह के लोग काम क्यों करते हैं? अब किसी को जरूरत पड़ती है कि मेरे कोई टेंशन हो गई, अधिकारी ने मुझे डांट दिया, मेरा कोई निजी स्वार्थ है, तो जरूर वो हमको पूछता है कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। जब जरूरत पड़ती है, अपने स्वार्थ की बात आती है, तो कहता नहीं एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं हमको बताओ। लेकिन बाकी अगर उसको कोई तकलीफ नहीं आ रही तो उसको अरुणा राय से और सूचना का अधिकार से कोई मतलब नहीं। हम ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सुधार। सांबर झील के बारे में मैं आपको 4-5 चीजें बताना चाहूंगा जो इस लाइव के माध्यम से सब तक पहुंचे, आपके माध्यम से पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जब आए हैं तो इस विषय को अच्छे से समझें। कल को ऐसा नहीं होगा आपसे कोई पूछे इस विषय में, आप कहेंगे मुझे पता नहीं, हमारा मुद्दा तो है लेकिन मुझे डिटेल में इसकी जानकारी नहीं है। 4-5 छोटी छोटी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। 1870 में ये जो झील है इसका काफी हिस्सा जोधपुर महाराजा के पास था और इसका कुछ हिस्सा जयपुर महाराजा के पास था। और ये सांबर झील इतनी मशहूर हुआ करती थी, अभी भी है, कि इसका नमक पूरी दुनिया में मशहूर था। और पूरी दुनिया में जो काफिले चलते थे बंजारों के, वो सांबर का नमक लेके जाते थे और वहां से बहुत महत्वपूर्ण चीजें वापस लेकर आते थे। इतना नमक महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों की नजर थी इस पर। अंग्रेजों की नजर हिंदुस्तान के अफीम पे थी, कपास पे थी, नमक पे थी, सब पे नजर थी। लेकिन वो ऐसे ले नहीं सकते थे, कब्जा नहीं कर सकते थे, बड़ी स्टाइल से कब्जा करते थे। उन्होंने 1870 के आसपास जोधपुर के महाराजा और जयपुर के महाराजाओं को थोड़ा कमजोर देखा, तो बोले कि आपका जो टैक्स है सालाना राज करने का वो थोड़ा कम पड़ रहा है, आप हमको झील क्यों नहीं दे देते? और उनसे झील ले ली, साइन करवा लिया, 90 साल के लिए झील हमको दे दो। 90 साल का लीज ले लिया। 1870 में लिया, जो लीज खत्म होनी थी 1960 में। आपको हम इसमें से कुछ दे दिया करेंगे। अब सोचो अंग्रेजों को इस झील में क्या रस आया? पूरी दुनिया पर उनका राज था, इस झील में उनको ऐसा क्या दिखाई दे रहा था? इस झील में नमक था, उनको पता था नमक बहुत मशहूर है, इसकी वैल्यू अलग है। और उन्होंने कंपनी बना ली कि ये कंपनी यहां से झील बना, ये नमक बनाएगी और आसपास का कोई भी व्यक्ति इसमें से थोड़ा सा पानी नहीं ले सकता, एक लोटा पानी लेके नमक नहीं बना सकता। ऐसी उन्होंने व्यवस्था की। गुलामी का दौर था, लोग तो क्रांति कर नहीं सकते थे, राजा महाराजा ने साइन कर दी है। उसके बाद लोगों के दिमाग में कहां ये बात आनी थी कि हमारी झील हमसे क्यों ले रहे हो? किसी ने चूं तक नहीं किया। आपको तो महात्मा गांधी ने इसी तरह का आंदोलन 1931 में शुरू किया था, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। दांडी यात्रा महात्मा गांधी को क्यों निकालनी पड़ी? कि गुजरात के तट पे भी नमक बनता था, लेकिन अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी वहां पर भी कि हमारी परमिशन के बिना कोई आम आदमी यहां से नमक नहीं बना सकता। महात्मा गांधी ने विद्रोह किया। उन्होंने विद्रोह इस बात का किया कि हमारे देश में समुद्र के तट पे नमक बनाने का अधिकार हम लोगों को है, आप हमारा अधिकार कैसे ले सकते हैं? इसके लिए उन्होंने उस नमक कानून को तोड़ा। हम तोड़ रहे हैं, हमारा क्या कर लो, गिरफ्तार कर लोगे और क्या करोगे?
उसको कहते हैं दांडी यात्रा। और बहुत बड़ा आंदोलन उस दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। पूरा देश हिल गया था उस आंदोलन से, केवल नमक के आंदोलन से। फिर किसान भी साथ में आ गए, दूसरे लोग भी साथ में आ गए, और वो 1930 का आंदोलन हमारी आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। सेम स्टोरी यहां पर है, वैसी की वैसी स्टोरी यहां पर है। यहां पर भी हमारे बीच में नमक की झील है और हम लोग नमक नहीं बना पा रहे हैं। उस कानून को तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। ये जो झील है, इसका लीज एग्रीमेंट 1960 में पूरा हो गया। अब समस्या यह है कि अंग्रेज तो चले गए, अब अंग्रेजों के बाद में इस झील पे कब्जा किसका रहेगा? तो ये तय हुआ कि 3 अफसरों की एक कमेटी बैठ जाए और वो कमेटी तय करे कि कब्जा किसका होगा। ये बड़ी गैर कानूनी बात थी, क्योंकि राजा महाराजाओं के बाद में यहां पर इस झील का मालिक हो गई राजस्थान की जनता। उससे बिना पूछे झील आप किसी को कैसे दे सकते हो? तो इन 3 अफसरों ने मिलकर कमेटी बनाई और उस कमेटी में लिखा गया कि इस झील पे 60% कब्जा रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40% कब्जा रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। कागजों में लिख दिया गया। लेकिन ये बात हमको पता है कि ये लीज रजिस्टर ही नहीं हुई कहीं पे। वो जो लीज थी वो अवैध है। जैसे ही हम लोग कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे उसके बाद में ये तय हो जाएगा कि इस झील का जो लीज एग्रीमेंट हुआ है उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। और आप जानते हैं जब भी कोई लीज रजिस्टर्ड नहीं होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये बात हमको पता है, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए हैं। यहां के लोग भले चुप रहेंगे लेकिन इस झील को हम फ्री करा देंगे। पहली बात ये, हम चाहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में इस पर चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा यहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में विस्तार से इस झील के मालिकाना हक पर चर्चा हो और प्रस्ताव लिया जाए कि क्या करें। पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग ये चाहते हैं कि इस झील के आसपास के लोगों को इसमें से नमक बनाने का अधिकार मिले। जैसे नहर पास में निकल रही है और आसपास के लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है, ऐसे ही इस झील के आसपास रहने वाले लोगों को इस झील से नमक बनाने का अधिकार मिले। नमक तो अभी भी बनाते हैं वो लोग, लेकिन उसको यहां प्रशासन की भाषा में अवैध काम कहा जाता है, इल्लीगल कहा जाता है। और हम ये चाहते हैं कि वो काम लीगल हो, उसकी पूरी प्रोसेस बनाई जाए। फिर हम लोग ये चाहते हैं कि इस बात को लेकर अभी तक जितने भी मुकदमे हुए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। जितने भी मुकदमे इस बात को लेके हुए हैं कि आपने यहां से अवैध नमक बनाने की कोशिश की है, आप पर मुकदमा दायर किया जाता है, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। फिर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो एनजीटी में चल रहे हैं, उसके लिए राजस्थान की सरकार पक्ष बने कि हम जनता की तरफ से हम लड़ रहे हैं। अभी यहां के कुछ लोग लड़ते हैं मुकदमे, वो थक जाते हैं। जो राजनीति में काम करते हैं उन लोगों को इस झील में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट है। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि इस झील के मामले का सुलटारा हो। वो अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन वो तंत्र इतना मजबूत है कि उस मजबूती के कारण यहां के अच्छे भले लोग सामने आने से डरते हैं। अच्छे भले लोग, हमको कोई देख नहीं ले कि हम इस मुद्दे में सामने आ रहे हैं, इतना ज्यादा डरते हैं। इसलिए हम लोगों को आगे आना पड़ा। हम आएंगे आगे।
फिर हम लोग ये चाहते हैं कि सांबर का जो नमक है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसकी जियो टैगिंग होनी चाहिए। जियो टैगिंग का मतलब है कि नमक अगर आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी का सांबर में मिलता है। जियो टैगिंग जैसी होगी तो उसके बाद उस जियो टैगिंग के आधार पर इस नमक के भाव बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। लोग पूछेंगे कि नमक सांबर का है या गुजरात का है या दक्षिण भारत का है। दुकानदार से पूछेंगे और वो कहेगा ये रहा सांबर वाला नमक ओरिजिनल, उसके भाव ज्यादा मिलेंगे। हम चाहते हैं उसकी जियो टैगिंग हो। इन दिनों जियो टैगिंग का एक फॉर्मूला चल रहा है कि रसगुल्ला कहाँ का, कलकत्ता का, बीकानेर का, मेहंदी कहाँ की, सोजत की, मार्बल कहाँ का, मकराना का। जियो टैगिंग होता है, ये बहुत आवश्यक होता है। और जियो टैगिंग होने के कारण से स्थानीय लोगों को बहुत फायदा होता है, व्यापारियों को फायदा होता है और जो उत्पादक है उनको फायदा होता है। हम लोगों को जियो टैगिंग भी करवानी है सांबर की। ये 5-7 बातें लेकर हम लोग राजस्थान के और केंद्र के प्रशासन से टकराएंगे, उनको मनाएंगे। आज हमने इसकी शुरुआत की है। इसके बाद ये कार्यक्रम आज रुकने वाला नहीं है। इसके बाद हम आसपास के गांव-गांव जाएंगे, मोहल्लों में लोगों से मिलेंगे और उनको ये सारी चीज समझाएंगे कि आपके हित में क्या है और आपके परिवार को किससे नुकसान है। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि यहां से लोग बाहर जाने लगे, छोड़ के जा रहे हैं। यहां का सारा धंधा गुजरात की तरफ शिफ्ट हो रहा है। व्यापारी जा रहे हैं यहां से क्योंकि वहां ज्यादा सुविधा है। यह सुविधा कुछ नहीं है, आतंक है। यहां पर प्रशासन का आतंक है, वहां प्रशासन आपके सामने फूल लेके खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा कि मानसिक गुलामी इतनी ज्यादा है कि यहां का आदमी बोल नहीं पा रहा है। हमको बोलना पड़ेगा। अब हम क्या क्या करेंगे? हम जन जागरण करेंगे आसपास के एरिया में, कानूनी दांवपेच खेलेंगे, जनहित याचिकाएं लगाएंगे और इस मुद्दे को माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे। इस तरह का मुद्दा है। आपको ताज्जुब होगा, ये जो झील है इतनी छोटी सी नहीं है, बहुत लंबी है और लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा है इसका। ऐसे आप देखेंगे तो नागौर जिला, इधर जयपुर जिला और इधर अजमेर जिला, 3 जिलों के बीच में। और इससे रोजगार पाने वाले और भी बहुत लोग हैं, अलग अलग जिलों के। ये काम हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि यहां से एक नई शुरुआत होगी। राजस्थान में इतने ज्यादा खनिज है, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार बाकी सारे काम छोड़ दे और केवल अपने खनिजों को राजस्थान की जनता के हित में मोड़ दे तो राजस्थान ऑस्ट्रेलिया देश से कहीं ज्यादा धनवान देश बन सकता है 2-3 साल के अंदर। इतना ज्यादा खनिज हमारे यहां पर। अभी पिछले दिनों पता लगा कि राजस्थान के जमीन के नीचे सोना है, तांबा तो पहले से है, लोहा है, लाइमस्टोन दुनिया भर का कोटियों के भाव बिक रहा है, चाइना क्ले कोटियों के भाव बिक रही है और ये नमक हमारे सामने है। इसकी क्या हालत है आप समझ सकते हैं। तो हम लोग इस मुद्दे को लेकर आज शुरुआत कर रहे हैं। ये नहीं कि आज हम आगे और हमने अधिकारियों को एक कागज पकड़ा दिया ऐसे काम हो जाएगा। ये केवल यहाँ के लोगों को एक संकेत है, प्रशासन को एक संकेत है कि आपके मन में जो भी चल रहा है कि यहाँ के लोग तो सोए हुए हैं और सांबर झील धीरे से किसी निजी आदमी को सौंप दे। जैसे उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सौंप दिया था, जैसे बाड़मेर के अंदर तेल का पूरा कारोबार सौंप दिया, ऐसे ही इस झील को सौंपने की तैयारी है। तो कम से कम उनको संकेत हो जाए। अब कुछ लोग हैं राजस्थान में जो क्रांति करने के मूड में हैं और वो राजस्थान का ऐसा शोषण होने देंगे नहीं, उसकी तैयारी करनी है। फसल बीमा के मामले में जो हमने मुद्दा उठाया, उसके बाद से कंपनियां अभी ये सोच रही है कि ये पार्टी चुप हो जाए तो हमारा काम वापस चालू रहे। उनको ये पता नहीं कि हमने काम चालू किया तो उसको हम अंजाम तक लेके छोड़ेंगे।
हम बंद थोड़ी करने वाले हैं। कल मैं जाके किसी ऑफिस में सूचना का अधिकार से ऐसे कागजों का निरीक्षण करने वाला हूं कि वो निरीक्षण होने के बाद राजस्थान के किसी भी जिले के किसानों को फसल बीमा के पैसे का नुकसान करने की हिम्मत किसी कंपनी की नहीं होगी। ऐसा काम कल से हम शुरू कर रहे हैं और 7 तारीख को कंपनियों को और जिला प्रशासन को आकर कोर्ट के सामने बताना पड़ेगा कि बीमा के नियम क्या है और आप किसानों के साथ क्या खेल खेल रहे हो। जो भी हमने काम शुरू कर दिए, इन सारे कामों को हम अंजाम की तरफ लेकर जाएंगे, ये तय है। और 2022 की दिसंबर में जब हम मिलेंगे तब आपको आपकी मेहनत का सुखद एहसास होगा कि हमने जो यात्राएं की थी, हमने जो कष्ट उठाया था, हमने जो छोटे छोटे कार्यक्रम किए थे, उनका बहुत बड़ा परिणाम सामने आया। सांबर करो हमारा अधिकार, राजस्थान की जनता करे पुकार। सांबर करो हमारा अधिकार, राजस्थान की जनता करे पुकार। सांबर करो हमारा अधिकार, सांबर पर हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सांबर पर हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सांबर पर हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सांबर पर हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सांबर पर हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सांबर पर हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सांबर पर हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सांबर पर हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सांबर पर हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सांबर पर हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सांबर पर हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।